तो आज नया चैप्टर चलेगा अपना द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। और देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बिश्नोइयों की कहानी ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा होता है। चले खड़ा हो, ये पीछे जो लड़का बैठा है इसको कोने में बैठा दे, बीच में जो बैठा है बता दो उसको। और तो एक सीट आ गया ना, तो बड़ा हो रहा है उधर पीछे। तो बड़ा हो रहा है मत राजा। Today Marwar is a treeless waste of sand and rocks. लेखक कहता है कि आज मारवाड़ बिना वृक्षों की भूमि है। ट्रीलेस का मतलब होता है बिना पेड़ों की, वेस्ट का मतलब बंजर और सैंड एंड रॉक्स मिट्टी और चट्टानों वाली एक बंजर भूमि है। आज मारवाड़ बिना पेड़ों की, चट्टानों और मिट्टी वाली एक बंजर भूमि है। चट्टानों और मिट्टी वाली कैसी भूमि है? बंजर भूमि है। कहने का मतलब वृक्ष रहित बंजर भूमि है। The only growing things are thorny shrubs. आज इस पर जो उगने वाली चीजें हैं, आज इस पर जो उगने वाली चीजें हैं उनके अंदर कांटों वाली झाड़ियां, इस पर कांटों वाली झाड़ियां और कांटों वाली झाड़ियों के अलावा a few tufts of short rough grass। टफ्ट का मतलब होता है बेटा गुच्छे, और रफ ग्रास का मतलब होता है उबड़ खाबड़ घास। उबड़ खाबड़ घास के कुछ गुच्छे यहां दिखाई देते हैं। And an occasional stunted bed and bamboo tree। Occasional का मतलब कहीं कहीं, और stunted का मतलब होता है छोटे, कम बड़े हुए, शॉर्ट। बेर और बम्बू के पेड़ दिखाई देते हैं। कहीं कहीं क्या दिखाई देते हैं? बेर और बम्बू के पेड़ दिखाई देते हैं। But incredibly, you can even in this desert come across the old village। लेकिन इस गांव में तुम एक ऐसे विचित्र, इस क्षेत्र में तुम एक ऐसे विचित्र गांव के पास से गुजरते हो। जब तुम मारवाड़ में आते हो तो मारवाड़ में एक ऐसा विचित्र गांव है जिस गांव से तुम गुजरते हो। With dwarfs well-grown खेजड़ी ट्रीज, जहां अच्छे खासे विकसित खेजड़ी के पेड़ों की कुंज है, जहां बहुत सारी संख्या में खेजड़ी के पेड़ उगे हुए हैं। दिस कजिन ऑफ द बबूल, ये खेजड़ी बबूल की कजिन यानी कि चचेरी बहन। इस द कल्प वृक्ष, ये एक प्रकार से कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप, जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला पेड़, हमारी कल्पनाएं जो होती है, हम किसी से दुआ मांगे तो दुआ पूरी हो जाए, ऐसा कल्प वृक्ष है। विद दैट फुलफिल विशेष, जो कि हर इच्छा की पूर्ति करता है। A full ground camel can enjoy a meaty siesta in its sack। एक पूरा जो वेस्ट ऊंट होता है वो इसके छाया में दोपहर को आराम कर सकता है। मिडी सिस्टा इन इट्स सैक, इसकी छाया में जो मिडी सिस्टा होता है, दिन की नींद,
वो एक ऊंट आराम से ले सकता है। कहने का मतलब इस पेड़ की खेजड़ी के पेड़ की छाया में वो आराम कर सकता है। इट्स फोलिएज न्यूरिसेस, इस खेजड़ी की जो लूम है, फोलिएज है, वो नर्सेस गॉट, बकरियों को पोषण देती है, सिप बैलों को पोषण देती है, कैटल मवेशियों को पोषण देती है, एंड कैमल और ऊंट को पोषण देती है। यानी खेजड़ी का वृक्ष या खेजड़ी को कल्प वृक्ष क्यों कहता है लेखक? तो इसका सीधा जवाब होगा क्योंकि रेगिस्तान में जहां इसकी छाया में ऊंट आराम दिन के अंदर आराम कर सकता है, वहीं इसकी पत्तियां भेड़, बकरी, मवेशी और ऊंटों को पोषण देती है। और इसके साथ साथ इट्स पॉड कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, इसकी जो फलियां होती है उन फलियों से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाई जा सकती है। और एंड इट्स फ्रॉम गॉट द फार्मर्स फील्ड, और इसके जो कांटे हैं, खेजड़ी के कांटे, वो किसान की जो बाड़ है, किसान की जो खेत की सीमा है, उसकी रक्षा करते हैं। फील्ड अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, जो आवारा जानवर होते हैं, उन आवारा जानवरों से फसल को उजाड़ने वाले जो जानवर होते हैं, उन फसल को उजाड़ने वाले जानवरों से खेत की रक्षा करते हैं। कौन कौन सी चीजें बताई? देखिए, खेजड़ी का वृक्ष एक प्रकार से कल्प वृक्ष है। लेखक खेजड़ी के वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहता है क्योंकि इसके बहुत बड़े उपयोग हैं। जहां एक तरफ ऊंट इसकी छाया में दिन के अंदर आराम कर सकता है, दूसरी तरफ इसकी पत्तियां भेड़ों को, बकरियों को, जानवरों को, मवेशियों को, ऊंटों को पोषण देती है। इसकी फलियां, इसकी जो फलियां हैं, उनसे बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जाती है, कढ़ी जिसे कहते हैं, और मनुष्य उसको बड़े टेस्ट के साथ खाता है। और इसके साथ साथ इसके जो कांटे हैं, वो कांटे किसान के खेतों की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि फसल उजाड़ने वाले जो जानवर हैं, वो आवारा जानवर उनके खेतों में ना घुस सके। इतना काम करने वाला, इतना लाभप्रद जो वृक्ष है, वो तो कल्प वृक्ष ही होगा। इसलिए लेखक इसको कल्प वृक्ष के नाम से जानता है या कहता है। Once upon a time, the desert of Malabar had not yet conquered the West territory. देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा, What is the condition of Malabar today? आज मारवाड़ की स्थिति क्या है? What do you know about मारवाड़? या What do you know about today's मारवाड़? आज के मारवाड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? Describe today's मारवाड़, आज के मारवाड़ का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीजें आ जाएगी ऊपर वाली लाइन में जो आपने पढ़ी कि आज मारवाड़ जो है वो बंजर भूमि है, वहां कहीं कहीं घास के गुच्छे हैं और स्टंटेड जो बबूल के और खेजड़ी के कहीं कहीं वृक्ष दिखाई देते हैं। बाकी पूरा का पूरा मारवाड़ जो है वो एक प्रकार से मिट्टी और चट्टानों यानी कि वृक्ष रहित रेगिस्तान बन गया है। अब एक जमाने की बात करता है लेखक। Once upon a time, the desert of Malabar had not yet conquered the West territory, was covered by thousands upon thousands, which is hot state today. लेखक कहता है कि एक समय की बात है या किसी जमाने में मारवाड़ का रेगिस्तान इतना विस्तृत नहीं था जितना कि ये आज है। आज मारवाड़ में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। आज मारवाड़ में क्या है? वृक्ष रहित रेगिस्तान है।
धूल और मिट्टी और चट्टानों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस रेगिस्तान का क्षेत्र किसी जमाने में इतना विस्तृत नहीं हुआ करता था जितना कि ये आज है। मतलब आज रेगिस्तान का स्तर बढ़ गया है, रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ गया है। लेकिन किसी जमाने में ये इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी जमाने में क्या हुआ करता था, इवन जो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज टुडे, हालांकि उस समय भी जलवायु ऐसी ही थी जैसी आज है। उस समय भी मारवाड़ की जलवायु कैसी थी? ऐसी ही थी जैसी आज है। लेकिन आज में उसमें अंतर था, जलवायु तो ऐसी ही थी, लेकिन आज जो मारवाड़ में रेगिस्तान जितना बड़ा है, उस जमाने में रेगिस्तान इतना नहीं हुआ करता था। क्यों? The land was covered by thousands upon thousands of खेजड़ी trees, क्योंकि उस जमाने में इस मारवाड़ की धरती पर हजारों की तादाद में खेजड़ी के वृक्ष हुआ करते थे। जहां भी आप जाते हैं आपको खेजड़ी खेजड़ी दिखाई देती। तो उस जमाने में हजारों की तादाद में खेजड़ी के वृक्ष थे। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, पेड़ एंड सांगरी, पेड़ केर और सांगरी के पेड़ों की प्रचुरता थी। यानी बेर के पेड़, केर के पेड़ और सांगरी के पेड़ प्रचुर मात्रा में यहां पाए जाते थे। और these plants were home to thousands of antelopes, black bucks, चिंकारा एंड नीलगाय। और इसका जो इसके जो मैदान है, जो आज रेगिस्तान बन गए, वो मैदान हजारों की तादाद के अंदर, एनलेप्स का मतलब होता है बारहसिंगा, ब्लैक बक्स का मतलब होता है काले मृग, चिंकारा एंड सांगरी, चिंकारा एंड नीलगाय। और चिंकारा तथा नीलगाय जैसे जो पशु हुआ करते थे, मवेशी हुआ करते थे, उनका एक घर हुआ करते थे। यानी ये मैदान जो आज रेगिस्तान बन गए हैं, ये उस जमाने में नीलगाय, चिंकारा, काले मृग और इसके अलावा जो बारहसिंगा होते थे, उनके ये घर हुआ करते थे। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल बींग्स। और ये पूरी की पूरी जो धरती है, इस धरती पर भील जनजाति निवास करती थी। कौन सी जनजाति निवास करती थी? भील जनजाति निवास करती थी। ध्यान से समझना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा। लेखक ने दो चीजें बताई। आज मारवाड़ वृक्ष रहित रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मारवाड़ में कहीं कहीं आपको, आज मारवाड़ में वृक्ष रहित धूल और चट्टानों के रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यदि दिखाई देता है तो कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ घास के कुछ गुच्छे दिखाई देंगे और अविकसित कुछ खेजड़ी के पेड़ दिखाई देंगे, बबूल के पेड़ दिखाई देंगे कहीं कहीं पर। लेकिन लेखक कहता है एक जमाने में ये मारवाड़ का क्षेत्र इतना बड़ा रेगिस्तान नहीं था जितना आज। एक जमाना वो था जब इस मारवाड़ के क्षेत्र में हजारों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे। केक, बेर और सांगरी के पेड़ों की प्रचुरता थी। केक, बेर और सांगरी के पेड़ों की प्रचुरता थी। बारहसिंगा, काले मृग, चिंकारा, नीलगाय जैसे जानवरों का ये मैदान घर हुआ करते थे, जो आज क्या बन गए हैं?
रेगिस्तान। किसी जमाने में यहाँ भील जनजाति निवास किया करती थी। कौन सी जनजाति? भील जनजाति निवास किया करती थी। अबाउट 3000 years ago, लगभग 3000 वर्षों पहले herds of cattle keepers began to pour into India from the west and central Asia। लेखक कहता है लगभग 3000 वर्षों पहले मध्य एशिया से जो कैटल कीपर्स होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, मवेशी रखने वाले जो लोग होते हैं, वो भारत में आने लगे। लगभग 3000 वर्षों पहले क्या हुआ? मध्य एशिया से पशुपालक, कैटल कीपर्स, पशुपालक भारत में आने लगे। उस समय भारत में क्या था? मारवाड़ का जो क्षेत्र था वो हरा भरा था, पेड़ों की प्रचुरता थी। लेकिन लगभग 3000 वर्षों पहले मध्य एशिया से पशुपालक भारत में आने लगे। Some of them spread into मारवाड़, और वो जो पशुपालक थे उनमें से कुछ लोग मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ गए। The Bhil resisted their encroachment। encroachment का मतलब होता है अतिक्रमण। जब वो मारवाड़ में आने लगे, मारवाड़ की तरफ बढ़ने लगे, तो मारवाड़ में रहने वाली जो जनजाति की भील, उन भीलों ने उनके अतिक्रमण को रोका। ये हमारी धरती है, इस पर तुम नहीं आ सकते। But the invaders had horses। लेकिन जो आक्रामकता थे, जो आक्रमण करता थे, जो मध्य एशिया से आने वाले लोग थे, उनके पास घोड़े थे एंड सुपीरियर वेपन्स, और उनके पास अच्छे वाले हथियार थे। एंड pretty soon took care of the Bhils। जल्दी उन्होंने भीलों को घुटनों पे टिका दिया, जल्दी उन्होंने भीलों को देख लिया, यानी भीलों की जो चुनौती थी उसको स्वीकार करके भीलों को पराजित कर दिया। In any case the land appeared boundless। उन लोगों को तो यहाँ की जमीन अंतहीन नजर आ रही थी। And the Bhils retreated a little towards the Aravallis। और जो भील थे उनसे हार कर अरावली की पहाड़ियों की तरफ पीछे हटे। The population of मारवाड़ was now on the increase। अब जो मारवाड़ की जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी। देखिए, एक जमाना वो था जब मारवाड़ में सिर्फ और सिर्फ कौन रहते थे? भील रहते थे, भील जनजाति थी। उस समय मारवाड़ में खेजड़ी, बैल और केले के पेड़ों की प्रचुरता थी। उस समय मारवाड़ की जमीन हरी भरी जमीन हुआ करती थी। अलग अलग प्रकार के पशु, मवेशी जैसे बारहसिंगा, चिंकारा, ब्लैक हिरन यानी कि काले मुर्गी, नीलगाय जैसे जानवरों की प्रचुरता थी। ये मारवाड़ की धरती उनका घर हुआ करती थी। लेकिन लगभग 3000 वर्षों पहले क्या हुआ? मध्य एशिया के जो पशुपालक थे, जो कैटल कीपर्स थे, वो पशुपालक भारत में आने लगे, अपने मवेशियों को लेकर भारत में आने लगे। जब वो भारत में आए तो उनमें से कुछ लोग मारवाड़ की तरफ चले गए, मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ गए। जब मध्य एशिया से लोग मारवाड़ की तरफ आगे बढ़े तो मारवाड़ की जनजाति भीलों ने अतिक्रमण करने का उनका विरोध किया कि भाई ये हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, तुम इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमण करता थे, उनके पास घोड़े थे, आधुनिक वेपन्स थे, मतलब सुपीरियर वेपन्स थे, ज्यादा अच्छे उनके पास हथियार थे। अब भील बेचारे भाले लेकर घूमते रहे और वो तीर चलाने लगते।
या उनके पास और कोई सुपीरियर वेपन्स थे, तो उन्होंने जल्दी ही भीलों को हरा दिया। और एक बार जब आप किसी को परास्त कर देते हो तो फिर वो डर जाते हैं। भील उनसे हार गए और भीलों को हारने के बाद सर छोरे छोरे लगन वहां से सर्फ नहीं छोरे लगन एक बार लगन वहां से आगे बैठ जाइए। बैठ जा। फिर बताने क्या हुआ, लेखक कहता है कि वो जो मारवाड़ के लोग थे वो जो आक्रमण करता थे, उन्होंने उन भीलों को परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद क्या हुआ, उनको तो मारवाड़ की धरती कैसी लगी, बाउंडलेस, अंतहीन, विस्तृत। वो बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और भील जो थे बेचारे वो अरावली की पहाड़ियों की तरफ पीछे हट गए। अब मारवाड़ की जनसंख्या प्रोग्रेस पे थी, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ रही थी। मतलब उन आक्रमणकर्ताओं के आके यहाँ बसने से मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, बट 8 centuries passed, जैसे जैसे शताब्दियां व्यतीत होती गई, जैसे जैसे शताब्दियां गुजर गई, the large herds of cattle began to affect the vegetation। तो बड़े बड़े जो मवेशियों के समूह थे, बड़े बड़े मवेशियों के जो झुंड थे, उन्होंने मारवाड़ की वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, वनस्पति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। The seedling and saplings were grazed down। सीडलिंग का मतलब बीज से उगे हुए पौधे और सैपलिंग का मतलब पौध से लगे हुए पौधे। दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक तो बीजदार डायरेक्ट बीज से बनता है और एक आपको पौध लाके लगानी पड़ती है, पौध से पौधा बनता है। दोनों ही प्रकार के जो पौधे थे उन पौधों को चर लिया गया। ग्रेस डाउन का मतलब चलकर छोटे कर दिए गए। हैड लिटिल चांस टू ग्रो। बेचारे उन पौधों को विकसित होने का चांस न के बराबर मिलता रहा। बेचारे उन पौधों को विकसित होने का चांस नहीं मिला। क्यों? जैसे थोड़ा सा बड़ा हो, कोई भेड़ या बकरी आए उसको चल जाए। Invaders and the tribal beings found less and less to sustain themselves। जब पौधों को बढ़ना ही बंद हो गया तो जो आने वाले लोग थे आक्रमणकर्ता, उनके लिए और जो भील थे उनके लिए भी, यानी दोनों के लिए उस मारवाड़ की भूमि में या भूमि पर जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। क्योंकि जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब तक वनस्पति नहीं होगी, तब तक आप किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं? क्योंकि जीवन यापन करने का तो कोई साधन है, स्रोत है। तो जब नहीं मिला तो उन लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj। और 13वीं शताब्दी यानी 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व, फिर कन्नौज के जो राठौड़ थे, उन कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों के ऊपर अंतिम विजय हासिल कर ली। The Rajputs now ruled the whole of the Marwar। और अब पूरा का पूरा जो मारवाड़ था, उस मारवाड़ पर राजपूतों का शासन। अब पूरे के पूरे मारवाड़ पर किसका शासन था? राजपूतों का शासन। इसको अंडरलाइन कर दो यहीं, और इसके क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ। 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान दें। नीचे बजरंगी को बुला के ला रहे, बजरंगी बैठे होंगे ऊपर बोले।
क्वेश्चन नंबर 1. What's that ये क्या हुआ? What does the writer say about today's Marwar? Question number. Question number 2 है. Why does the writer say what Dutch? Sorry, white Dutch. The writer say उधर भी आ रहे हैं भाभी. अरे कौन है ये? भाई जी. कल को भाई जी इधर कोई जानवर है या ये अंदर पीछे कोई कमरे में कोई किसी को खा जाएगा? बेर में फटाफट छोटे आप का गई थी. देखिए कौन है. गोली उड़ कर रखे ना कोई जांच का. इसको फिर क्यों बंद कर दे? कौन सिखाने गया ना बदलेंगे को रहने बोले यार. हमारे दिन गए हम वो कहाँ गया? तो उसका देखो मैंने उसको बुलाने के लिए भेजा था या बुलाने के लिए कहा था? दो मिनट में बात है, 2 मिनट खत्म हो गया, मीटिंग खत्म होगी भाई. How can Marwar be once according to how made Marwar be once according to question number 4.
आपने invaded क्या मैंने क्या था मैंने कहा बजरंगी को बुला के लाया और उनको कहने की जरूरत ही नहीं लगे तो मैं टाइम ये छोटा सा क्वेश्चन जरूर बेटा ताकि कंप्लीशन हो गई है ठीक है ना फिर देखिए how people the population that मारवाड़ की जनसंख्या कैसे होगी how much vegetation how was the vegetation of Marwar मारवाड़ की ये कैसे प्रभावित हुई ठीक है बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बताओ लेंगे हम ठीक है बेटा ठीक थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द मीटिंग सी यू टुमारो